हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अब तक विस्कोसिटी पढ़ ली। कल मैंने आपको ढंग से विस्कोसिटी पढ़ा दिया था। आज हम क्या करेंगे, उसका एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं स्टोक्स लॉ, और उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये दो चीजें अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको इस लेक्चर में। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या कहता है आपका। तो आपका स्टोक्स लॉ है, आपसे कहता क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। स्टोक्स लॉ जो है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, स्टोक्स, इन्होंने दिया था। इसको कहते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आपको दिया गया है, उसमें से बहुत ही छोटा सा पार्ट आपको कराया जा रहा है। और जो अभी मैं आपको स्टोक्स लॉ पढ़ाने जा रहा हूं, ये स्टोक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर पे लगता है। अगर आप हेमिस्फीयर पे भी इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो ये स्टोक्स लॉ नहीं लग सकता, ध्यान रखिएगा। आपको स्फीयर के अलावा कोई ऑब्जेक्ट देगा भी नहीं, आपके सिलेबस के स्कोप के बाहर है वो। अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, मान लो आपने स्टोक्स लॉ, बहुत अजीब अजीब ऑब्जेक्ट्स के आपने क्या कर दिए, उस पर स्टोक्स लॉ लगाना शुरू कर दिए, तो हो सकता है आपको पीएचडी मिल जाए उस पर। समझ में आ गया? इतना ऊपर लेवल का टॉपिक है ये। तो आपको तो बस एक स्फीयर दे देगा और उसी के ऊपर क्या बोलेगा, स्टोक्स लॉ बता, लगा करके बताओ। तो ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। तो मैं आपको समझाता हूं कि स्टोक्स लॉ क्या बोलता है। बहुत अहम है स्टोक्स लॉ, ये आपको क्या बताता है, आइए इसको समझते हैं। देखो ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्लूइड है। क्या मान लीजिए आप कि आपके पास क्या है, कोई फ्लूइड है। ठीक है, ऐसे कोई फ्लूइड है। मान लो कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। मान लो कि हमारा क्या है, कोई ऑयल है। इसके अंदर ये ऐसे यहां तक इंफिनिटी तक का है, ऊपर भी वो इंफिनिटी तक का है, यहां पर भी इंफिनिटी, हर जगह इंफिनिटी तक का है वो। समझ में आ गया? ऐसे इसको, ये अजम्पशन है इसका, ऐसे ही करते हैं इसको। ये सब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी रेफरेंसेस पढ़नी पड़ेंगी इसके लिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो आपको मानना पड़ेगा कि ये इंफिनिटी तक का है। अब उसके बाद क्या, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर अपन क्या कर देंगे, ये जो आपका फ्लूइड है इसमें आप क्या करेंगे, एक स्फीयर को क्या करते हैं, इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। तो स्फीयर क्या करेगा, नीचे की तरफ फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा सर? नीचे mg लग रहा है इसलिए फॉल करेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है, mg लग रहा है इसलिए फॉल करेगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो लेयर है, जो यहाँ पर फ्लूइड की लेयर्स है, को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये लेयर्स क्या करेंगी, ये लेयर्स इसको ऐसे घसड़ते भी जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो आपका स्फीयर है, उसको जो फ्लूइड की लेयर है वो क्या होगी, घसड़ती भी जाएगी। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, ये जो सॉलिड का पार्टिकल है और जो लेयर का पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन। सॉलिड का पार्टिकल आगे जाएगा, ये इसको, सॉलिड के पार्टिकल को लिक्विड का पार्टिकल कहां जाते हुए दिखेगा, पीछे जाते हुए दिखेगा। उनके बीच में आ गया रिलेटिव मोशन। और मैंने कहा था एक सॉलिड और एक लिक्विड भी रहेगा तो क्या होगा, अगर उनके पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा लिक्विड फ्रिक्शन, जिसका नाम हमने क्या रखा था, विस्कोसिटी। कल के लेक्चर में बताया था आपको मैंने, है ना? तो यहां पर भी क्या होगा, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी आने की वजह से इस पर क्या लगेगा, इधर पे भी लगेगा विस्कस फोर्स और इधर पे भी लगेगा विस्कस फोर्स। ये दोनों का रिजल्टेंट यहां बना देता हूं मैं, ये विस्कस फोर्स। समझ आ रहा है? एफ डैश, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या है, विस्कस फोर्स। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको समझना यह है कि आप अगर क्या कर दो, कोई फ्लूइड ले लो, उस फ्लूइड के अंदर कोई स्फीयर को ड्रॉप करो, तो स्फीयर क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो जो आपका फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, आपका जो फ्लूइड है वो ऊपर के डायरेक्शन में उस पर क्या लगाएगा, एक विस्कस फोर्स लगाएगा, अगर स्फीयर नीचे जा रहा है तो। बात समझ में आ रही है? अब आपको ये स्टोक्स लॉ क्या बोलता है वो आपको बताता हूं मैं। अपने को प्रूफ पे नहीं जाना है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ है, और बहुत ही बच्चा सा प्रूफ है, वो डायमेंशन एनालिसिस करके उसको प्रूव कर लेते हैं। अपने को करना ही नहीं, अपने को सिर्फ फॉर्मूला देखना है उसका। समझ में? टेक्स्ट बुक में भी उतना ही दिया है, उतना ही आपको करना है। सीबीएसई के बच्चे भी उतना ही कर रहे हैं जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है समझने की कोशिश करो। ये तो समझ में आ गया कि जब अपन इसको ड्रॉप किया तो इस पे क्या लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है। ये दोनों का रिजल्टेंट ये मैंने बना दिया। अब स्टोक्स लॉ आपको ये कहता है कि जो विस्कस फोर्स है ना बच्चों, ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको कि अगर स्फीयर ही कहा है मैंने, अगर किसी फ्लूइड में आपने स्फीयर को ड्रॉप किया तो जो स्फीयर आपका नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, उस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 पाई ईटा आर वी। यहां पर 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा क्या है पता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या चीज है ये, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ गया? आर क्या है, आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है, और v क्या है, वेलोसिटी।
वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। समझ में आ गया? इन फ्लूइड, फ्लूइड में उसकी वेलोसिटी कितनी है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी है कि यहां पर जो विस्कस फोर्स है जो स्फीयर पे लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्फीयर ही लेना है आपको। जो स्फीयर पे विस्कस फोर्स लग रहा है किसी फ्लूइड में डालने पर, वो कितना हो जाएगा? 6 पाई ईटा RV है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यही स्टोक्स लॉ है। अभी स्टोक्स लॉ क्या कहता है बता देता हूं। स्टोक्स लॉ कहता है, उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि जो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। सेकेंड चीज, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। और थर्ड चीज, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? ये आपका स्टोक्स लॉ है। बाकी तीनों को मिला दो, तीनों को मिलाओगे तो क्या होगा? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा RV, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या होगा? कांस्टेंट आ जाएगा 6 पाई ईटा RV। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? यही आपका स्टोक्स लॉ है। समझे? क्लियर है? तो अब इसका स्टेटमेंट लिख करके देता हूं। पहले तो मैंने लेमन्स लैंग्वेज में समझा दिया, अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट समझाता हूं कि आपको स्टेटमेंट यानी एग्जाम में लिखना क्या है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? चलो भाई, तो स्टोक्स लॉ हमारा यही है। स्फीयर को क्या कर दो? फ्लूइड में डालो, तो फ्लूइड पे क्या, फ्लूइड क्या लगाएगा? उस पर विस्कस फोर्स लगाएगा, और जब उस पर विस्कस फोर्स लगेगा तो विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? वो होगा 6 पाई ईटा RV। समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट, स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ अ स्फीयर इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस लिक्विड, देन द विस्कस फोर्स का दूसरा नाम बताना जरा, क्या नाम है विस्कस फोर्स का दूसरा नाम? विस्कस ड्रैग, बताया था मैंने। ठीक है? देन द विस्कस फोर्स acting on it is directly proportional to सबसे पहला रेडियस ऑफ द स्फीयर, दूसरा बोलो भाई वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, एंड तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। समझ में आ गया? पहला रेडियस ऑफ द स्फीयर, दूसरा वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। F is directly proportional to eta RV, तो therefore F is equals to 6 pi eta RV। F बोल देते हैं इसको। समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें आपको पता है कि ईटा क्या है, आर क्या है, वी क्या है, और वो लिख देता हूं यहां पर। रेडियस ऑफ द स्फीयर R, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर V, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। क्या ये ईटा? समझ में आ गया? क्लियर है? इसको ईटा कहते हैं। समझे? क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या हो गया? स्टोक्स लॉ हो गया। तो अगर आप किसी स्फीयर को, ये क्यों पढ़ना जरूरी है स्फीयर के बारे में अभी बताऊंगा मैं। अगर आप किसी स्फीयर को किसी फ्लूइड में डाल देंगे तो उस स्फीयर पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 6 पाई ईटा RV। विस्कस फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो सॉलिड आपका स्फीयर है वो आपके जो फ्लूइड की लेयर्स है उसको क्या हो रहा है, ऐसे घसरते हुए जा रहा है। तो फ्लूइड की लेयर और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन। जहां पर भी रिलेटिव मोशन होगा वहां पर क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा। और ये वाले फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर विस्कोसिटी। समझ में आ गया? सॉलिड फ्रिक्शन कहाँ होता है? सिर्फ सॉलिड और सॉलिड के बीच में। जब सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब क्या लगेगा? सिर्फ वहां पर सॉलिड फ्रिक्शन होगा। समझ में आ गया? एक सॉलिड एक लिक्विड, दोनों लिक्विड, एक गैस दूसरा भी गैस, दोनों एक गैस एक लिक्विड, सब जगह विस्कोसिटी। सिर्फ सॉलिड और सॉलिड के बीच में आपका सॉलिड फ्रिक्शन। समझ में आया? चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी ये आपको डिराइव करने से पहले भाई अपथ्रस्ट आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था बॉइंट फोर्स का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बॉइंट फोर्स आपको यहां पर इस्तेमाल करना है। तो बॉइंट फोर्स के बारे में एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि बॉइंट फोर्स क्या होता है। समझो जरा, इसको समझो। ये अगर बॉइंट फोर्स नहीं आएगा, अपथ्रस्ट नहीं आपको पता होगा, ये डेरिवेशन आप कर नहीं पाएंगे। मैं समझाता हूं आपको क्या है। आओ, आपके पास एक बकेट है। मैंने आपसे कहा था
फिजिक्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्वॉल्व है, ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। मैं जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं वो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं जो आप खुद से करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ ये तो सही में हो रहा है। ठीक है ना, आप देखो ध्यान से, एक बकेट है आपके पास, उस बकेट के अंदर आपने क्या कर दिया, ऐसे आपने पानी भर दिया। पानी आसानी से मिल जाता ना अपने को, तो अपन ने क्या कर दिया, हमारी बाल्टी ली, बाल्टी में पानी भर दिया, और बाल्टी में पानी भरने के बाद यहां पर मैंने एक निशान लगा दिया कि मेरी बाल्टी का पानी यहां तक भरा हुआ है। समझ आ गया? अब मैं क्या करता हूं, अब यहां पर मैं लेता हूं हमारा एक मग्गा, अरे मग होता है ना हमारा, मग, समझ में आ गया? एक अपन ने क्या कर दिया, एक मग ले लिया हमारा। अब जैसे मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा मग है इसको मैं यहां पर ऐसे, यहां पर जो मग है हमारा, इसको मैं ऐसे क्या करता हूं, दबाने की कोशिश करता हूं। या आप खुद भी कर रहे होंगे ऐसे, आप जैसे मग को दबाएंगे तो ये जो आपका लिक्विड है थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया, लिक्विड यहां तक का आ चुका है, इतना लिक्विड ऊपर चढ़ चुका है। ध्यान न दीजिए, मैं आपको बताता हूँ भी। ओके बच्चों, तो हम कहां पर थे कि हमने क्या कर दिया, यहां तक का हमारा पानी भरा हुआ था हमारी बकेट में, और अपन ने क्या कर दिया, एक मग लिया और मग को क्या कर दिया, ऐसे नीचे की तरफ उसको, नीचे वाला हिस्सा लेकर के, उसका बेस लेकर के उसको दबाने की कोशिश की। किसको? मैंने लिक्विड को, पानी को दबाने की कोशिश की। तो आप फील करेंगे इस चीज को, आपने किया भी होगा कई मर्तबा, कि बेसिकली होता क्या है, यहां पर जो आपका फ्लूइड होता है ना, ये क्या करता है, आप पर, आपके हाथ पर एक उल्टा फोर्स लगा, आप फील करेंगे कि उस डायरेक्शन से कोई फोर्स आ रहा है। समझ में आ गया? रुकावट होती है, इसका मतलब क्या कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो कोई जब सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली इमर्स हो जाता है तो फ्लूइड जो है उस पर क्या करता है, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो एक्चुअली इस पे जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो आप फील कर पा रहे हैं, उस फोर्स को बच्चों कहते हैं अपथ्रस्ट। क्या कहते हैं उसको? अपथ्रस्ट, या फिर बॉयंट फोर्स। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ये सब करके देख सकते हैं, बहुत आसान है। बाल्टी में पानी भरा हुआ है, जाकर के मग क्या करो, उल्टा उसका बेस लेकर के ऐसे उसको दबाने की कोशिश करो, आप फील करेंगे कि ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? इस प्रिंसिपल को कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आपको मैं भी लिख करके देता हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, when a solid is partially or fully immersed in a liquid, fluid कह दो आप, in a fluid, then an upthrust acts on it, which is equal to, अब आगे की बात है, which is equal to the weight of the fluid displaced। वो किसके इक्वल होता है? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट होगा उसके इक्वल फोर्स लगता है। क्या मतलब हुआ सर? मतलब समझाता हूं बेटा, आओ। हमने क्या देखा कि जब मग इस पे हमने प्रेस नहीं किया हुआ था तब यहां तक का हमारा क्या था, लिक्विड भरा हुआ था। अपन ने जैसे ही मग को इस पे दबाना शुरू किया तो जो हमारा लिक्विड का लेवल है वो यहां तक का राइज कर गया, यानी ये वाला पार्ट जो है इसने डिस्प्लेस कर दिया लिक्विड का, इतना पार्ट क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो इतना वॉल्यूम वो ऊपर चढ़ गया, ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है ना। When a solid is partially or fully immersed in a fluid, then an upthrust acts on it, which is equal to, अब समझो जरा, which is equal to the weight of the fluid displaced। अब ये जो आपका फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने एक ओरिफिस बनाया, ओरिफिस मतलब एक होल बनाया, ठीक है। होल बना करके मैंने एक कंटेनर यहां पर लिया, उसमें ये एक्स्ट्रा जो पानी है ना, इसको मैंने यहां पर निकाल लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये एक्स्ट्रा पानी यहां पर आकर के मैंने इसको निकाल लिया, समझ में आ गया। फिर वेइंग मशीन पे रख करके मैंने इसका वेट मेजर किया, इसका वेट बोला, मास नहीं, क्या मेजर किया, वेट मेजर किया। इसका वेट आया, मान लो कितना आया, मान लो 25 न्यूटन। कितना आया, 25 न्यूटन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसका जो वेट आया, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड था, सिर्फ उतना फ्लूइड मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाला,
उसका वेट किया, उसका वेट कितना है 25 न्यूटन। फिर हमने जो एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो इस पे अपथ्रस्ट भी कितना लग रहा था 25 न्यूटन। समझे? इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है उसका। समझे? तो जब कोई आपका सॉलिड या आपका कोई सॉलिड किसी फ्लूइड में क्या करे, इमर्स हो, या तो पार्शियली हो या तो फुल्ली हो, तो उस पर क्या लगता है, एक अपथ्रस्ट लगता है। वो अपथ्रस्ट कितना होता है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट होगा उतना ही क्या करेंगे, अपथ्रस्ट लिक्विड इस पे लगाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, उसको बाहर निकाल के उसका वेट चेक किया 25 न्यूटन, तो इस पे भी कितना लग रहा होगा, 25 न्यूटन ही लग रहा होगा। अगर फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट होता, उसको बाहर निकाल के वेट निकालते 40 न्यूटन होता, तो इस पे भी कितना फोर्स लग रहा होता, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता। तो जितना क्या होगा, फ्लूइड आपका डिस्प्लेस होगा, वो डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट होगा उतना फोर्स क्या करेगा, वो जो फ्लूइड है वो उस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई है तो फिर आपका डेरिवेशन आपके बाएं हाथ का खेल है। इससे पहले मैंने आपका बेस बनाया, आओ समझते हैं क्या है इसमें। देखो ध्यान से भी, इसमें जो है देखो ध्यान से, यहां पर लिख देता हूं मैं कि अपथ्रस्ट जो होगा हमारा, अपथ्रस्ट वो क्या होगा, वो होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। समझ में आया? क्लियर है? तो ये आपका क्या है, वेट कैसे निकालते, वेट का फॉर्मूला पता है ना, mg। लिक्विड अगर ये लिया मैंने, लिक्विड मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी, ऐसे तो लिखते वेट। अब वेट को, मास को कैसे लिखोगे बताओ, ये समझ आ गया, वेट का फॉर्मूला क्या, mg, तो मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी। अब मास कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से, मास क्या होगा, अरे मास को लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ सर लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो क्या करते हैं, समझने की कोशिश करो, इसको लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। समझ आ गया? तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब वॉल्यूम जो है मैं स्फीयर के लिए अभी स्फीयर का पुट करूंगा, वो समझाता हूं मैं आपको भी। यहां तक तो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो अपने को क्लियर हो गया। तो अपथ्रस्ट याद रखना किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, और वेट का फॉर्मूला क्या है mg, और m को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और g अपनी जगह पर। ठीक है? तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, रो इनटू v इनटू g। समझ में आ गया? याद रखो इसको भी। अब जो है हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारा बेस बना रहा था, अब जो है इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं होता टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, यानी अगर जो हमारी रेन ड्रॉप्स है वो टर्मिनल वेलोसिटी को अगर अटेन नहीं करती, तो हम सब के सर फूटे हुए होते, हम सब बचे ही नहीं होते। मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है, आओ समझते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग हमारा मॉडल से समझते हैं, फिर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। मान ली, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई फ्लूइड है, कोई आपके पास फ्लूइड है। समझ में आ गया? कोई ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक स्फीयर को ड्रॉप कर दिया है, ऊपर से ड्रॉप होकर के वो नीचे की तरफ आया है। अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये mg है। ये तो आपको स्टोक्स लॉ में बता ही दिया था मैंने कहा ना, स्टोक्स लॉ का एक्सटेंडेड पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अब इस पे एक फोर्स तो डेफिनेटली लग रहा होगा, कौन सा, विस्कस फोर्स तो लग रहा होगा। सर क्यों लगेगा विस्कस फोर्स? अरे भाई बताया था मैंने, सॉलिड की मॉलिक्यूल और लिक्विड की लेयर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ऐसे घसड़ रहा है। इसका मतलब क्या, रिलेटिव मोशन, मतलब विस्कस फोर्स तो डेफिनेटली दोनों साइड पे है, उनका रिजल्टेंट ये मैंने बनाया है। समझे? अब क्या, एक और चीज इसमें है जो आपको समझनी है। मैंने क्या बोला, जब कोई सॉलिड किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली इमर्स हो जाता है, तो फ्लूइड उस पर ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। तो ये फुल्ली इमर्स हो चुका है, इसका मतलब इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Fu। Fu यानी क्या, अपथ्रस्ट का फोर्स, बॉयंट फोर्स। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है? तो इस पे क्या लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं और नीचे क्या लग रहा है, mg, है ना। तो ये जो है अपथ्रस्ट जो है वो आपको क्या मिला बताओ। अपथ्रस्ट अभी अपन ने निकाला, क्या निकला, रो इंटू वी इंटू जी। समझ में आ गया? ये आपका ऐसा है। समझिए ये v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, v वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कह लो या लिक्विड डिस्प्लेस कह लो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस सेम ही होगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही
डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है ना। चलो भाई ऐसे कह लो। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जी तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करो कि यहां पर जो वॉल्यूम यानी क्या, इसको डालने से पहले इसका कुछ लेवल ये होगा, इसको इमर्ज होने के बाद कुछ लेवल अप हो गया होगा, तो जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है, इतना ही अप गया है और थोड़ी बढ़ रहा है, इमर्ज हो चुका है यानी वॉल्यूम फिक्स है। समझ में आ गया। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड भी फिक्स है, जी भी फिक्स है, इसका मतलब अपथ्रस्ट का फोर्स फिक्स है। अपथ्रस्ट का फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, मान लो तुम्हारी अभी आसानी के लिए। ये जो आपका नीचे वेट लग रहा है ना बच्चों, नीचे क्या लग रहा है, आपका वेट लग रहा है, इस वेट को मैं मान लेता हूं 100 न्यूटन। कितना मान लेता हूं, 100 न्यूटन। शुरुआत में अब क्या होगा आपका, यहां पर सुनो ध्यान से, ये जो आपका विस्कस फोर्स है वो तो क्या है 6 पाई ईटा आरवी। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। शुरुआत में स्फीयर कहीं यहां होगा, यहां पर होगा, तो शुरुआत में क्या होगा, इस पे अपथ्रस्ट लगेगा। साथ साथ में जब ये अब नीचे की तरफ आना शुरू करेगा तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर ध्यान से सुनना, एक बात आपको समझ में आ रही है कि नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है और ऊपर की तरफ फोर्स कम है ना। शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में विस्कस फोर्स तो कुछ नहीं है, ड्रॉप किया तो वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, लेकिन अपथ्रस्ट कितना है उसका 10 न्यूटन, तो इसका मतलब 100 माइनस 10 कितना होगा 90 न्यूटन। ये 90 न्यूटन से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, ऊपर कितना ही, बिल्कुल शुरुआत में ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है। किसकी वजह से, अपथ्रस्ट की वजह से। विस्कस नहीं है, क्यों नहीं है विस्कस फोर्स, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी क्या है, ड्रॉप किया ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये अगर 0 हो गया तो विस्कस फोर्स स्टार्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया। तो शुरुआत में 100 माइनस 10 यहां पर 10 लग रहा है, यहां पर नीचे लग रहा है 100, और ये 100 माइनस 10 से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए यहां से कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब शुरुआत में जब वेलोसिटी 0 थी तो विस्कस फोर्स 0 था, फिर जब ये एक्सेलरेट करना शुरू करेगा तो इसका मतलब जब वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नीचे लग रहा है कितना 100 न्यूटन, यहां पर आपका लग रहा है क्या अपथ्रस्ट, ये तो फिक्स है 10 न्यूटन, और ये जो है आपका कौन है, विस्कस फोर्स, ये धीरे 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 करके बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये एक्सेलरेट करेगा। ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप करो तो नीचे एक्सेलरेट करेगा वो, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। विस्कस फोर्स 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, 50 से 60, 70, 80। अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर 80 पहुंचा, 80 से क्या पहुंचा 90 पहुंचा। ध्यान से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ये कांस्टेंट है अपना, अपथ्रस्ट तो 10 ही लग रहा है, नीचे तो 100 ही लग रहा है। क्यों, mg है, वेट तो मास तो चेंज नहीं हो रहा, नीचे 100 लग रहा है, अपथ्रस्ट 10 लग रहा है, लेकिन ये मास है बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, वेलोसिटी बढ़ती जा रही तो विस्कस फोर्स बढ़ते जाएगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जब ये 90 पे पहुंचा तो ये 90, ये 10 मिला करके कितना हो गया 100। तो ऊपर लग रहा 100 न्यूटन, नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, भाई एक दूसरे को काट डालेंगे, समझे, एक दूसरे को काट दिया। जब एक दूसरे को इन दोनों ने काट दिया तो अब नेट फोर्स तो 0 हो गया। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉडी एक्सेलरेट, फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सेलरेट कैसे करेगी बॉडी, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है। तो जब नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, जब बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी तो बॉडी क्या करेगी, ये पोजीशन के बाद जब यहां का फोर्स और यहां का फोर्स इक्वल हो जाएगा तो ये पोजीशन के बाद बॉडी की जो भी वेलोसिटी हो गई होगी, बॉडी की बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, वेलोसिटी बढ़ते मान लो 50 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई, मान लो, समझ में आ गया, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से और बढ़ नहीं पाएगी। समझ में आ गया, 0 से स्टार्ट किया, वेलोसिटी बढ़, यहां पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वहां पर विस्कस फोर्स बढ़ते जा रहा है। समझ में आ गया, जब यहां पर 100 हुआ, यहां पर 100 हुआ, तब इसकी वेलोसिटी पहुंच चुकी है 50। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। अब ये 100 और ये 100 एक दूसरे को काट देंगे, अब बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, अब बॉडी 50 मीटर पर सेकेंड से ही नीचे जाएगी। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इसका मतलब एक ऐसा स्टेज आता है जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। जब ये दोनों की बैलेंसिंग हो जाती है तो उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्फीयर वो नहीं बढ़ता है,
क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि अब फोर्स ही नहीं है, नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा कि वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। जब वो एक्सेलरेट नहीं करेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स जीरो हो रहा है। और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है ऑब्जेक्ट, उसी को क्या कहते? टर्मिनल वेलोसिटी। कुछ समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब इमेजिन करो कि क्या हो रहा है। जब आपने मान लो कोई स्टील का स्फीयर लिया था ना, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और ये आपका वाटर है, इसकी डेंसिटी कम है। ऐसे ही तो होता है। आपका जो रेन ड्रॉप होता है वो पानी का है, और जो आपकी एयर है वो तो हवा है, गैस है। तो गैस की डेंसिटी तो कम है एज कंपेयर टू वाटर। तो ज़्यादा डेंसिटी का आपका गोला यानी रेन ड्रॉप कम डेंसिटी वाले फ्लूइड में गिर रहा है। तो सेम कहानी हो रही होगी। नीचे उस पर लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा अपथ्रस्ट, साथ साथ में क्या लग रहा होगा? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किसके साथ में बढ़ता है? वेलोसिटी के। यहां एक्सेलरेट कर रहा है, ये विस्कस फोर्स बढ़ते आ रहा है। यहां वेलोसिटी बढ़ती आ रही है, वहां विस्कस फोर्स बढ़ते आ रहा है। एक ऐसा स्टेज आएगा कि अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स मिलकर के वेट के इक्वल हो जाएंगे, कट जाएंगे। जैसी कटे उस टाइम पे जो उसने वेलोसिटी अचीव कर ली, अब वही वेलोसिटी से वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता ऐसा कि विस्कस फोर्स नहीं होता या अपथ्रस्ट नहीं होता, तो तुम सोचो क्या होता? तुम सोचो ये होता कि जब अगर विस्कस फोर्स नहीं होता जो वेलोसिटी के साथ में बढ़ रहा है, अगर वो नहीं होता तो गड़बड़ ये हो जाती कि जो आपकी बूंद है वो 36,000 किलोमीटर से नीचे गिर करके तुम्हारे सर पे आती और तुम्हारा सर फोड़ देती। कोलिजन होता, खतरनाक लेवल का कोलिजन होता, हम सब मर चुके होते। ये दुनिया बहुत ही दिमाग से डिजाइन की गई है। दिमाग से कहूं मैं, बेसिकली बहुत ही अच्छे से डिजाइन की गई है। ये ऐसे वैसी नहीं बनी है, इसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया। ये ऐसे कैसे हो सकता है अपने आप? ऐसे कैसे हो गया है? ये तो बड़ा अजीब है, अजीब बात है। समझ में आ गया? दुनिया बड़ी अजीब है, समझे? ठीक है ना? चलो भाई आ जाओ। तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आती है। तो ये जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी है, ये आपको मैंने समझा दिया, इसका कॉन्सेप्ट। अभी मैं आ रहा हूं उसके डेरिवेशन पे, ठीक है ना? तो पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, डेरिवेशन कराना बाएं हाथ का खेल है, वो तुम कर लेते। कॉन्सेप्ट जो टीचर तुमको समझाते वो बड़ी बात है, समझे? चलो आओ, कॉन्सेप्ट समझ में अगर नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ सर नहीं समझ में आया, और इंप्रूव करेंगे इसको फिर। ठीक है? टर्मिनल वेलोसिटी वैसे इतना मैंने डिटेल में बताया है कि सब तुमको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है? चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक फ्लूइड ले लिया, समझ में आ गया? क्लियर है? एक फ्लूइड लिया अपन ने, और वही एक स्फीयर। नीचे क्या लगेगा? नीचे उसका वेट लगेगा। ऊपर क्या लगेगा? जल्दी जल्दी बोलो। ऊपर लगेगा एक तो आपका विस्कस फोर्स, साथ साथ में आपका क्या लगेगा? अपथ्रस्ट। FU बोलता हूं उसको मैं। समझ में आ गया? ठीक है ना? अब मैं यहां पर लिखूंगा फॉर VT। VT यानी क्या? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होगी? जब ये दोनों फोर्सेस इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो क्या होगा? W इज इक्वल टू क्या होगा? विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट होगा। तभी तो होगा ऐसे कि वेट इन दोनों को क्या कर दे? बैलेंस कर लिया। ये दो मिलकर के वेट को बैलेंस कर ले, एक ही बात है। ठीक है ना? अब क्या क्या चीजें हैं वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है? ये आपका रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो सिग्मा करके इस्तेमाल किया है, मैं नहीं करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ये क्या है? इसकी डेंसिटी ऑफ मैं लिखता हूं स्फीयर। समझ में आ गया? मुझे रो सिग्मा में फिर कंफ्यूजन होता है, तो इससे बेटर आप ऐसे लिखो ना, आपकी मर्जी, आप कुछ भी नोटेशन रखो। तो ये मेरा क्या है? डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और ये क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी अपन क्या मानेंगे? v मानेंगे। इसका रेडियस अपन क्या मानेंगे? स्मॉल r मानेंगे। समझ में आया? क्लियर है? ये अपने को समझ में आता है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा बताओ? मास ऑफ स्फीयर इंटू जी, वेट तो ऐसे लिखते हैं। अब मुझे बताओ विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा RV प्लस अपथ्रस्ट क्या होता है? जल्दी बोलो। अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट अभी तुमको बताया मैंने, कितना होता है अपथ्रस्ट? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट। तो क्या होगा? वेट कैसे लिखोगे? मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, ऐसे लिखोगे। समझ आया? क्लियर है? आओ, इसको क्या लिख सकते हो बताओ? इसको क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्योंकि मास क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV प्लस ये क्या होगा? ये होगा आपका रो ऑफ लिक्विड, ये V और ये G। समझ में आ गया? जितना देखो बहुत सिंपल है। अब क्या है आपके पास? ये आपके पास क्या है? कोई फ्लूइड है। समझ में आ गया? इसने क्या कर दिया? अब इसकी इतना, ये इसका कितना है? इतना तक का वॉल्यूम है। समझ में आ गया? अब क्या होता है? स्फीयर आता है, स्फीयर को थोड़ा सा तुमने दबाया नीचे, तो स्फीयर ने क्या कर दिया? स्फीयर ने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो ये कितना वॉल्यूम ऊपर हुआ? जितना स्फीयर अंदर गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? स्फीयर
जितनी जगह स्फीयर अंदर लेगा फ्लूइड में उतना लिक्विड बाहर आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड की जगह कौन आ रहा है, स्फीयर आ रहा है। समझ आ गया? तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। यही तुमको समझना है, यही तुमको समझना है कि अगर स्फीयर आकर के क्या करता है, स्फीयर को जो अपन उसको ऐसे दबाते हैं तो स्फीयर जो है वो मान लो क्या करता है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो 2 से क्या करता है, ऊपर करता है। लिक्विड का वॉल्यूम 2 से अप हो गया, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना अंदर आया होगा, 2 ही आया होगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम अंदर आएगा उतना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर जाएगा, क्योंकि लिक्विड की जगह किसने ली, स्फीयर ले ली। अब पूरा का पूरा स्फीयर अंदर चला गया, पूरा का पूरा स्फीयर अंदर चला गया, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना अंदर की तरफ आया, लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम ऊपर की तरफ चढ़ गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब कि ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। जितना वॉल्यूम आपका स्फीयर का अंदर आएगा उतना ही वॉल्यूम आपके लिक्विड का ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और इसको क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम वही होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी 6 पाई ईटा आर वी प्लस रो एल और 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। कुछ समझ आया, क्लियर है? अब तो आपको पता है क्या करना है कि आपको इसको रीअरेंज करना है, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट तो अपने को समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेशन करा रहा हूँ, तो ये मैं अभी रब कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। आओ, अब इसके बाद देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बच्चों हो जाएगा रो एस, और ये क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी माइनस रो एल, या रो मतलब रो एस मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, एक है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या है जी इज इक्वल्स टू क्या है 6 पाई ईटा आर वी। क्या कॉमन आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का पाई आर क्यूब जी, और जी कॉमन आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, रो एस माइनस रो एल इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। समझ में आ गया? अपने को निकालना क्या बच्चों, वी यानी क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। जब ये इक्वल हो चुके हैं तब तो वेलोसिटी जो अचीव कर लिया उसने वो कौन सी वेलोसिटी होगी, टर्मिनल, वीटी लिख देते हैं इसको। समझ में आ गया, क्लियर है? ऐसा है। तो अपने को भी क्या निकालनी है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, यहां से कैंसलेशन शुरू करो, पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल। समझ में आ गया? बचा क्या, 2 2 जा 4, 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है? ये 3 को नीचे भेज दो फटाफट से, ईटा भी यहां पर आ जाएगा, तो 2 बाय ये क्या हो जाएगा, 3 नीचे आएगा तो 3 3 जा क्या होगा 9 हो जाएगा। समझ में आ गया? पाई जा चुका है, आर स्क्वायर, उसके बाद क्या है देखो रो एस माइनस रो एल इंटू जी इज इक्वल्स टू यहां पर क्या बच गया, वी टी। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। समझ में आ गया? 2/9 आपका आर स्क्वायर जी और रो एस माइनस रो एल। ठीक है, एक बार एक्सप्रेशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2/9 आर स्क्वायर, उसके बाद क्या है जी, हाँ ईटा भूल गए क्या, हाँ ईटा भूल गए, यहाँ पर ईटा भी आ गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो अपने पास क्या आ गया, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ईटा। समझ में आ गया? तो वही आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। बस आपने सिग्मा और रो के जगह क्या लिया, दोनों रो को कंसिडर कर दिया, रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड। देख के समझ में आ रहा है कि सॉलिड का क्या होगा, सॉलिड का यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा अपन ने लिया है और लिक्विड की डेंसिटी कम लिया है। समझ में आ गया? स्टार्ट में लिख देना, हियर हमने कंसिडर क्या किया है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर उल्टा हो जाए तो, अगर उल्टा हो जाए तो उल्टा ऐसे हो जाएगा कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी सॉलिड मतलब स्फीयर, हम सॉरी, स्फीयर की डेंसिटी कम होगी और यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये कम ये ज्यादा, मतलब ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आया मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका स्फीयर है, वो नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रहा है। समझ में आ गया? ये होता है जैसे आपके जो लिक्विड के अंदर बबल्स होते हैं, समझ में आ गया? तो एयर बबल है तो उसकी डेंसिटी कम है, तो वो नीचे की बजाय कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपके जो बेवरेजेस होते हैं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर ना? एरेटेड ड्रिंक्स कह लो ना उसको आप, पेप्सी वेप्सी हो गया, तो जो आपके बबल्स होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, आपके स्फीयर की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। इस वजह से टर्म नेगेटिव आएगा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब वो नीचे के बजाय ऊपर जा रहा है। समझ आया? क्लियर है? तो इतनी आसानी से आपको मैंने डिराइव करके दे दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो टर्मिनल वेलोसिटी समझा दी मैंने, डिटेल में समझाई है, स्टोक्स लॉ भी आपको समझा दिया मैंने। अब स्ट्रीमलाइन और ये सारी चीजें आपको समझानी है और अगला टास्क भी डिस्कस करना है, तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।